समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 15 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। डेली शाम को 7:30 बजे प्रतिदिन न्यूज़पेपर बेस्ड पर हम लोग जो करंट अफेयर होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। शाम 7:30 बजे वीडियो क्लास आपको मिल जाती है। पूरे दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उन पर अपनी इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए एक एक कर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और सीधे आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर देखा जाए केरल के अगले मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की गई है। अब केरल के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? पिनरई विजयन पहले थे। अब देखा जाए जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद परिणाम आया तो वीडी सतीसन होंगे केरल के अगले मुख्यमंत्री। कौन होंगे? वीडी सतीसन। देखा जाए तो कांग्रेस नेता वीडी सतीसन को केरल का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। यहां पर देखा जाए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो यूडीएफ है, बेसिकली केरल में जो चुनाव होता है वो एलडीएफ और यूडीएफ, इन्हीं दो पार्टियों के बीच में, इन्हीं दो गठबंधनों के बीच में चुनाव होता है। ठीक है। और इस बार क्या हुआ है कि जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड है, ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, इसने 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 102 सीटों पर जीत हासिल की। ठीक है। यहां पर चर्चा करें, इस जीत के साथ केरल में लगभग एक दशक से जारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो एलडीएफ थी, इसके शासन का अंत हो गया। वर्तमान में चर्चा करें तो वीडी सतीसन पेशे से जो वकील हैं, यहां पर इनको देखा जाए तो केरल का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है। ये अपनी साफ सुथरी छवि तथा तार्किक बहस के लिए जाने जाते हैं। चर्चा करें, वे 2021 से 2026 तक केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं तथा एर्नाकुलम जिले की जो परवारू सीट है वहां से 2001 से लगातार विधायक भी हैं। यानी कि 2001 से लेके अभी तक 2026 तक लगातार विधायक हैं। साथ ही साथ 2021 से 2026 तक ये केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं और अब ये केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। बार्सिलोना ने जीता 2025-26 का ला लीगा खिताब। ठीक है। यहां पर देखा जाए ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, देखते हैं 11 मई 2026 को बार्सिलोना ने 2025-26 सीजन का ला लीगा खिताब जीतकर स्पेनिश फुटबॉल में नया इतिहास रच दिया है। यहां पर देखा जाए बार्सिलोना ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड को 2-0 से पराजित किया। ठीक है, 2-0 से पराजित कर यह खिताब जीत लिया है। यहां पर देखा जाए यह ला लीगा का 95वां सीजन था। कौन सा? 95वां सीजन था जिसमें बार्सिलोना ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन और निरंतर दबदबा बनाए रखा है। यहाँ पर चर्चा करें, इस जीत के साथ बार्सिलोना ने स्पेन के शीर्ष फुटबॉल क्लबों में अपनी मजबूत स्थिति को और भी सुदृढ़ किया है। देखा जाए तो ला लीगा स्पेन के प्रमुख पेशेवर फुटबॉल लीग है जिसमें विश्व के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में गिना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक बार एमपीपीसीएस में पूछा भी जा चुका है कि ला लीगा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये बेसिकली एक फुटबॉल खेल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद धुलेरा भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना। यहां पर चर्चा करें, 13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद के सरखेजा से धुलेरा तक सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यहां पर देखा जाए तो लगभग 134 किलोमीटर लंबाई होगी इसकी। ठीक, यहां पर देखा जाए 134 किलोमीटर लंबाई होगी। महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसलिए हो जाता है क्योंकि अक्सर आपकी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे गए। रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर आप 2019 का पेपर उठाइए, 2020 का पेपर उठाइए, किसान रेल के बारे में पूछा गया, वंदे भारत के बारे में पूछा गया, आरआरटीएस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में बारंबार आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है ये जो सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है इसके बारे में, पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना का जो संचालन किया जाएगा कहां से कहां तक, सरखेज से धुलेरा के बीच में किया जाएगा। यहां पर देखा जाए लंबाई याद रखिएगा 134 किलोमीटर होगी। और यहां पर बात करें तो टोटल खर्च कितना आएगा, तो 20,667 करोड़ रुपए यहां पर टोटल खर्च आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस रेल कॉरिडोर का जो डिजाइन है, इस रेल कॉरिडोर की डिजाइन गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है जिससे तेज और आधुनिक रेल संपर्क संभव होगा। यहां पर बात करें, यह भारत की पहली ऐसी पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीकी आधारित सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना होगी। ठीक, तो यह स्वदेशी तकनीकी पर आधारित, पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है। देखा जाए तो परियोजना के माध्यम से धुलेरा स्मार्ट सिटी, नए हवाई अड्डे और लोथल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को अहमदाबाद से जोड़ा जाएगा। यहां पर बात करें, इस परियोजना के 2030-31 तक पूरे करने का लक्ष्य भी रखा गया है जिससे गुजरात में औद्योगिक विकास और निवेश तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असम से बक्सा शहद। अब ये जो बक्सा शहद है आपको याद रखना है,
इसका एक्सपोर्ट किया गया है अमेरिका को। ठीक है, तो यहां पर ये बक्सा शहद किस राज्य से संबंधित है? तो बक्सा शहद है असम का। ठीक, चलिए देखते हैं। 9 मई 2026 को असम के बक्सा जिले से उच्च गुणवत्ता वाले बक्सा शहद की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया गया है। ठीक है, यूएसए को निर्यात किया गया। देखा जाए तो एपिडा के सहयोग से 20 मीट्रिक टन शहद की खेप गुवाहाटी से रवाना की गई, जिसे सॉल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने निर्यात किया है। चर्चा करें, देखा जाए तो यह शहद बक्सा जिले के कीटनाशक मुक्त जंगलों से प्राप्त किया जाता है तथा अपनी शुद्धता और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। ठीक, तो ये कहां से, किस जिले का है? जो बक्सा शहद है वो बक्सा जिले का है। बक्सा जिला पड़ता है कहां पर? असम में। चलिए देखते हैं। ये पहल भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस निर्यात से बोडोलैंड क्षेत्र के लगभग 500 छोटे मधुमक्खी पालकों के स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 43% अधिक आय मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि जो बेसिकली जो बोडोलैंड एरिया है वहां के जो छोटे मधुमक्खी पालक है उनको इससे बहुत लाभ होने वाला है भविष्य में। और इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये निर्यात आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि असम का जो बक्सा शहद है इसका निर्यात किस देश को किया गया है? तो अमेरिका को किया गया है। और बक्सा शहद का संबंध किस राज्य से? ऐसा सवाल पूछ ले तो याद रखिएगा असम से। चलिए आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में चर्चा करें तो 15 मई को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य परिवार के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में इसकी घोषणा की थी और 1994 से यह दिवस हर साल मनाया जा रहा है। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? डायरेक्टली आपके परीक्षा सवाल पूछे तो 15 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का दूसरा सेवा विस्तार। यहां पर देखा जाए जो सीबीआई के निदेशक हैं वो कौन है? प्रवीण सूद है। ठीक, और इनको देखा जाए एक्सटेंशन मिला है दूसरी बार। इनका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड किया गया है, दूसरी बार ये कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने 13 मई 2026 को सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार दिया है। ठीक है, एक वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार दे दिया है। चर्चा करें तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर उनका कार्यकाल 24 मई 2026 के बाद भी बढ़ाने को मंजूरी दी है। यहां पर होना क्या था कि 24 मई 2026 को प्रवीण सूद रिटायर हो रहे थे, लेकिन जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसने कहा कि इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, यहां पर चर्चा करें प्रवीण सूद के बारे में तो ये 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई है, उसके निदेशक बने थे और तब से इस पद पर कार्यरत है। इससे पहले मई 2025 में उनका जो मूल देखा जाए 2 वर्षीय कार्यकाल था वो पूर्ण हो चुका था और उन्हें पहली बार 1 वर्षीय विस्तार दिया गया था और इस बार देखा जाए 1 वर्षीय विस्तार दोबारा दे दिया गया है। चर्चा करें तो सीबीआई प्रमुख बनने से पूर्व वह कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा जो प्रवीण सूद है उनको देखा जाए तो 1 वर्ष का सेवा विस्तार पुनः दे दिया गया है। अगली खबर क्या है? दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन स्थापित होगा। यहां पर बात करें, याद रखिएगा पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कहां पर गठित किया गया है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये देखा जाए दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। चर्चा करें तो मई 2026 में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में पहले समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की स्थापना करने को मंजूरी दी है। ठीक, तो याद रखिए परीक्षा में से डायरेक्टली पूछ सकता है कि भारत का पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। यहां पर चर्चा करें, इस पहल का मुख्य उद्देश्य 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा मादक पदार्थों की तस्करी और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। चर्चा करें तो विशेष पुलिस थाना ड्रग सिंडिकेट्स, मादक पदार्थों की तस्करी और उनके वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने पर केंद्रित रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये थाना दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच के अंतर्गत संचालित होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस है उसकी जो क्राइम ब्रांच है उसके अंतर्गत संचालित किया जाएगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जांच एवं परिचालन क्षमता को जो मजबूती प्रदान करेगा। देखा जाए तो घोषणा के साथ दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में लगभग 1700 किलोग्राम नशीले पदार्थों को भी नष्ट किया, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत देखा जाए 72 करोड़ रुपए बताई गई थी। युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए नशा नॉट कूल अभियान भी चलाया जा रहा है, ड्रग फ्री इंडिया मिशन का हिस्सा है।
ठीक है, जो क्या है, ड्रग फ्री इंडिया मिशन का हिस्सा है। तो इस दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहां पर नशा मुक्त भारत से संबंधित आपकी मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो इन पॉइंट्स को आप वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह अपने परीक्षा में यूज भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को एग्जाम्पलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश को लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2025 रैंकिंग में जो लैंडलॉक राज्य होते हैं, ठीक है, लैंडलॉक राज्य होते हैं अर्थात जिनकी समुद्री सीमा नहीं है, उस कैटेगरी में देखा जाए यहां पर तो एग्जाम्पलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए यह सम्मान नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित समारोह के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा प्रदान किया गया। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पिछले 3 साल से लगातार अचीवर की श्रेणी में था, जबकि इस बार देखा जाए इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है, और देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला लैंडलॉक राज्य बन गया। तो याद रखिएगा जो लीड्स रैंकिंग है, लीड्स रैंकिंग 2025, इसमें लैंडलॉक्ड राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, परीक्षा में आपसे सवाल पूछे तो याद रखिएगा अपना उत्तर प्रदेश यहां पर शीर्ष प्रदर्शन करता रहा और इसी के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित भी किया गया। यहां पर देखा जाए तो ये रैंकिंग लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाओं और परिचालन दक्षता जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप सिटी लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान विकसित किए हैं, जिसे परिवहन लागत और सप्लाई चेन दक्षता में सुधार हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, पी कुमारन बने ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त। ठीक है, ये याद रखिएगा, नियुक्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। तो ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं पी कुमारन। यहां पर देखा जाए पी कुमारन ने मई 2026 में ब्रिटेन यूके में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला है। इससे पूर्व वह विदेश मंत्रालय में नई दिल्ली, ठीक है, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में सेक्रेटरी ईस्ट के पद पर कार्यरत थे तथा सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। देखा जाए तो लंदन में उन्होंने विक्रम दोरईस्वामी का स्थान लिया है, जिन्हें अब चीन में भारत का राजदूत बनाया गया है। यानी कि चीन में भारत के राजदूत कौन बने हैं, विक्रम दोरईस्वामी बने हैं, जबकि इंग्लैंड में देखा जाए, ब्रिटेन में देखा जाए भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो पी कुमारन बने हैं। ठीक है, और पी कुमारन ने किसका स्थान लिया, तो विक्रम दोरईस्वामी का स्थान लिया है। चलिए आगे देखते हैं अपनी अगली खबर और आज की अंतिम खबर के बारे में चर्चा करें। देखा जाए तो ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे बनेगा देश का पहला ग्रीन रोपवे। यहां पर बात करें उत्तराखंड में ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक, ठीक है, जब आप ऋषिकेश जाते हैं तो ऋषिकेश में एक फेमस जगह है नीलकंठ महादेव मंदिर। अब यहां पर क्या होगा कि जो ऋषिकेश है वहां से नीलकंठ महादेव मंदिर तक जाने वाला देश का पहला ग्रीन रोपवे बनाया जा रहा है। ठीक, देखा जाए तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने परियोजना को मंजूरी देते हुए निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य से वन्यजीवों एवं प्राकृतिक आवाजाही जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो वन्यजीवों की प्राकृतिक आवाजाही है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। परियोजना के अंतर्गत विशेष वन्यजीव कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे ताकि हाथी, तेंदुआ, हिरण सहित अन्य वन्यजीव सुरक्षित रूप से अपने पारंपरिक मार्गों से गुजर सके। यहाँ पर बात करें लगभग 450 करोड़ लागत की यह परियोजना करीब 6.5 किलोमीटर लंबी होगी तथा इसके पूरे होने में देखा जाए श्रद्धालु 15 मिनट में ऋषिकेश से नीलकंठ मंदिर पहुंच सकेंगे। अभी क्या होता है कि लगभग 30 किलोमीटर पैदल, मतलब 30 किलोमीटर का सफर होता है या फिर 9 किलोमीटर ट्रैक करके आप जाते हैं। ठीक है, नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश से ऊपर देखा जाए पहाड़ियों में है नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, नीलकंठ पहाड़ियों में है और वहां पर देखा जाए पहुंचने के लिए, मंदिर तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर का लंबा सफर होता है। उस लंबे सफर को करके पहुंचते थे या फिर जो 9 किलोमीटर का ट्रैक होता था। अब ये 9 किलोमीटर ट्रैक लगता है कि केवल 9 किलोमीटर है, लेकिन पूरा दिन सुबह से अगर जो कोई सुबह चला है तो उसको पहुंचते पहुंचते शाम या रात हो जाती थी वहां तक पहुंचते हुए। ठीक, तो ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है वहां तक पहुंचने के लिए भारत का पहला ग्रीन रोपवे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत संरचना विकास को संतुलित मॉडल के रूप में विकसित की जा रही है। ठीक, तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। कुछ लोगों का जो पिछला वो था, तो कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर फॉन्ट जो है फॉन्ट छोटा है, तो यहाँ पर फॉन्ट को बड़ा भी कर दिया गया और प्रारूप अच्छे से रखा गया ताकि आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकें। अब कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला है, बक्सा शहद की पहली निर्यात खेप किस देश को भेजी गई है? जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना की डिजाइन गति कितनी निर्धारित की गई है? ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा या 220 किलोमीटर प्रति घंटा।
आगे चर्चा करें, केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पिनरई विजयन, शशि थरूर, वीडी सतीशन या रमेश चेन्थिल। ठीक है, आगे देखें, दिल्ली में स्थापित होने वाला पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन किसके अंतर्गत कार्य करेगा? सीबीआई के अंतर्गत, एनआईए के अंतर्गत, या फिर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अंतर्गत, या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत। आगे देखें, पांचवा सवाल है, ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे परियोजना की अनुमति लंबाई, यहां पर देखा जाए जो अनुमानित लंबाई है ये कितनी है? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। ठीक, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि लेखपाल परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है उसको कंप्लीट करा दिया जाए। उसको ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा गया है, लेकिन एक मास्टर वीडियो बना के उसको एक ही साथ कंपाइल कर दिया जाएगा, जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर एक साथ आपको मिल जाएगा। उसका वीडियो भी जल्द ही आपके बीच में आ जाएगा, उसको आप देखिएगा। आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। इसकी क्लास वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।